हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अध्याय 5 एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस। एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के अध्याय 5 जिस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्व अब तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। तत्व और यौगिक और मिश्रण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक तत्व, दूसरा होता है यौगिक और होता है एक मिश्रण। हमारे आस पड़ोस के जितने भी तरह के पदार्थ हैं ये सारे तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं या मिश्रण हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तत्व के बारे में। तो हमारे तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। उसके बाद यौगिक के पहले बात कर लेते हैं यौगिक के बारे में। तो यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो तत्वों को एक समान रेशियो में बना करके मिला करके बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अगर एक समान नहीं होगा और असमान हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। याद रखिएगा, दो समान तत्वों को एक साथ मिलाकर दो समान तत्वों को या दो समान तत्वों के एक समान अनुपात में मिलाकर के बनाए गए पदार्थ को क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। और असमान अनुपात में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। याद रखिएगा, अब तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में इसके बारे में अच्छा से अध्ययन करने वाले हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु, तत्वों को सही ढंग से पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, आसान बनाने हेतु उसको तत्वों को क्या किया गया? आधुनिक आवर्त सारणी में बांटा गया, उसका वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले डॉबरेनर ने अपना तिर्यक दिया था। सबसे पहले तत्वों का अध्ययन के लिए डॉबरेनर ने एक तिर्यक दिया। उसके तिर्यक के अनुसार क्या है? जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तिर्यक कहते हैं। तिर्यक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के मध्य होता है। मतलब मान के चलो कोई ए नाम का तत्व है, बी नाम का तत्व है और सी नाम का तत्व है। इस दोनों का परमाणु भार को अगर मिलाया जाए और 2 से भागा दिया जाए तो ये बीच वाला तत्व का परमाणु भार के समान होता है। इसको क्या कहते हैं? डॉबरेनर का तिर्यक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताया गया है कि कैल्शियम का परमाणु भार 40.1, स्ट्रोंशियम का परमाणु भार 87.6, बेरियम का परमाणु भार 137.3। दोनों को ऐड करके मिलाते हैं तो ये बीच वाला प्राप्त होता है। इसीलिए ये डॉबरेनर का ये तिर्यक है। लेकिन डॉबरेनर का तिर्यक क्या हुआ? उस समय तक इसकी सीमाएं क्या हैं? उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही तिर्यक ज्ञात हुए थे, इसलिए ये फेल हो गया था। डॉबरेनर का तिर्यक क्या हो गया था? फेल हो गया था। उसके बाद ये डॉबरेनर का तिर्यक ये 3 है, बाकी उसके बाद और कोई तत्व में अप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद न्यूलैंड्स नामक साइंटिस्ट आए। न्यूलैंड ने एक अष्टक सिद्धांत दिया। इसके अनुसार क्या है? न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक में क्या बोला कि जैसे कि संगीत का एक स्वर होता है, सारे गामा पादा नीसा, तो वैसा ही तत्वों का 1 से लेकर के क्रमवार 8 तत्व तक ज्ञात किया तो पहले प्रथम तत्व के गुण और लास्ट तत्व के गुण के समान हुआ। इसलिए न्यूलैंड ने अपने नियम को क्या बोला? अष्टक नियम बोला। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से ही की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत किया गया। इसकी तुलना न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की तुलना संगीत के अष्टक सिद्धांत के जैसा हुआ, इसीलिए इसने क्या कहा? न्यूलैंड्स का अष्टक कहा। जैसे लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान होते हैं वैसा ही। सीमाएं इसकी क्या थी? इसमें फेल होने वाली बातें क्या थी? ये चला नहीं आगे तक, ये फेल हो गया। इसकी सीमाएं 3 पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है नीचे। ये नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों पर लागू होता है। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते। सारणी में तत्वों को समंजित करने
के लिए न केवल दो तत्वों के एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों जिनके गुण में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की सीमाओं को लिखें। तो 1 नंबर पॉइंट्स, 2 नंबर पॉइंट्स, 3 नंबर पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आने वाले मैट्रिक परीक्षा 2025 में आने वाले क्वेश्चनों को आसानी से आप लोग हल करें। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, सारे गामा पादानिसा म्यूजिक का 8वां स्वर, पहला स्वर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे मैच करता है, वैसा ही न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के मैच किया। इसलिए याद रखिएगा कि न्यूलैंड ये अष्टक जो दिया था, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया था, न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया था अष्टक नियम। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या बोला? मेंडलीव ने सबसे पहले तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, जो कि आगे चल के ये भी फेल हो गया था, इसका भी ये नहीं चला था। लेकिन याद रखिएगा तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या के आधार पर परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, याद रखिएगा, ये द्रव्यमान नहीं होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होती है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं, तथा क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं। ये क्षैतिज पंक्तियां कितने हैं? 7 हैं। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के आधार पर 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिसे समूह कहते हैं, और आवर्त कितने हैं? 7 हैं। याद रखिएगा ये 8 जो है ना, 8 नहीं है, एक्चुअल में 9 बता दिया गया है, एगो 0 है, इसको जोड़ा नहीं है। इसलिए क्वेश्चन जब भी आए मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, कितने समूह हैं, तो याद रखिएगा 9 हैं 0 को जोड़ करके, और कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं, याद रखिएगा। आवर्त की संख्या 7 मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार, और वर्ग की संख्या कितनी? तो 9, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी जब बनाया था, जो तत्व ज्ञात नहीं थे जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम, ये तत्व ज्ञात नहीं हुए थे उस समय, इसलिए उसके लिए मेंडलीव ने क्या किया? उसके लिए अपने आवर्त सारणी में उसके लिए जगह छोड़ दिया। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिला। उसके बाद पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रख दिया जा सकता था। ये इसका उपलब्धियां थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। उसकी सीमाएं क्या थी? किस लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी फेल हो गई? तो इसके बारे में यहाँ पर 3 पॉइंट्स बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है? समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम हो गए, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये किसी का परमाणु संख्या के अनुसार सजाया, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया, तो बाद वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले हो गया, पहले वाले तत्वों का द्रव्यमान बाद में हो गया, ज़्यादा हो गया, इसलिए ये इसकी सीमाएं थी। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं थी। आगे बात करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी इस प्रकार है जो दिख रहा है, इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। आगे बात करते हैं हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लिया जाए आधुनिक आवर्त सारणी। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म होता है। ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आधुनिक आवर्त सारणी के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी को किस अनुसार सजाया गया? तो परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया। आधुनिक आवर्त सारणी को उसके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रख लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया, जबकि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त का फलन होते हैं। परमाणु संख्या के आवर्त उसकी रासायनिक गुण जो होते हैं परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। इसका फिगर हम लोग बढ़िया से बताते हैं आपको। ये हमारा तत्वों का आवर्त सारणी है, तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी है। इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तत्व जो हैं, ये कुल तत्वों की संख्या क्या है, कितनी है? 118 है। कुल तत्वों की संख्या 118 है। इसमें से 90 धातु हैं, 7 उपधातु हैं और 21 क्या हैं? अधातु हैं। कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें 90 क्या है? धातु हैं, और 7 उपधातु हैं और 21 क्या हैं? अधातु हैं, याद रखिएगा।
एक ऐसा धातु जो धातु सभी ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन एक पारा क्या है, सभी पारा सामान्य ताप पर क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सभी अधातु क्या होते हैं, चाहे तो गैस होगा या द्रव होगा, लेकिन अपवाद में एक ब्रोमीन है यहाँ पर लिखा हुआ। ब्रोमीन क्या होते हैं, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। सबसे पहले मेंडलीफ ने तत्वों को आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के अनुसार सजाया। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया, लेकिन बाद में आधुनिक आवर्त सारणी ने इसे क्या किया, परमाणु संख्या के आधार पर सजा दिया। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस अनुसार सजाया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी में थोड़ा सा बात डिस्कस कर लिया जाए। देख रहे हैं यहाँ पर हमारा सामने क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल इसको जो वर्टिकली कॉलम्स हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी है, 18 है, याद रखिएगा। उसके बाद बीच में जो ये दिख रहा है ना, ये वाला को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। इसको कितने ब्लॉक्स में बांटे गए हैं, तो 4 ब्लॉक्स में बांटे गए हैं। क्या क्या, SPDF। कुल तत्वों को 4 ब्लॉक्स में बांटे गए हैं। कुल वर्ग की संख्या कितनी होती है, 18 होती हैं। और जो हॉरिजेंटल ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे कॉलम्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स रो बोलते हैं। ये रो कितनी है, आवर्त, इसको पीरियड बोला गया है, इसको आवर्त बोला गया है। कुल आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती हैं। कुल आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती हैं। कुल आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती हैं। उसके बाद बात किया जाए अगर, तो प्रत्येक आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु साइज जो होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। ये वाला पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है, परमाणु साइज बढ़ता है, जबकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। उसके बाद ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। प्रत्येक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, जबकि परमाणु त्रिज्या घटती है। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की साइज घटती है और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। ये तो चारों पॉइंट्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसके बाद याद किया जाए अगर, तो ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। ये पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो होते हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग को कौन सा ब्लॉक में रखा गया है, S ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक इसको ट्रांजिशन मेटल बोला गया, इसको D ब्लॉक के एलिमेंट्स बोले गए। उसके बाद ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक इसको P ब्लॉक बोला गया। उसके बाद F ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोला गया इसको। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर S ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं, तो 13 तत्व हैं। S ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं, 13 तत्व हैं। इसमें पहला वर्ग को एल्कली मेटल बोला गया है। दूसरे वर्ग को क्या बोला गया है, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला, क्षारीय मृदा धातु। P ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं, तो 37 तत्व हैं, जिसमें 13 ग्रुप वाले को बोरॉन फैमिली बोला गया, 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 को ऑक्सीजन फैमिली, 17 को हैलोजन फैमिली और 18 को इनर्ट गैस, आवर्त गैस, नोबल गैस बोला गया। उसके बाद नीचे बताया गया है D ब्लॉक्स। ट्रांजिशन मेटल जो हैं, ये ट्रांजिशन मेटल D ब्लॉक, इसमें 3D, 4D, 5D, 6D। जैसे ये वाला लाइन को 3D, ये वाला लाइन को 4D, ये वाला लाइन को 5D, ये वाला लाइन को 6D बोला गया है। उसके बाद बात करते हैं परमाणु संख्या। 3D में कहाँ से कहाँ तक होती है, 21 से 30 तक की परमाणु संख्या वाले तत्वों को क्या बोला गया, 3D। 39 से लेकर 48 को 4D बोला गया। 57 और 72 से 80 तक क्या बोला गया, 5D बोला गया। 89, 104 से 112 तक 6D बोला गया। उसके बाद F ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड्स 58 से लेकर 71 तक, कुल 14 संख्या है इसमें। उसके बाद एक्टिनाइड्स 90 से 103, इसमें भी 14 हैं। तो F ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 28 है, याद रखिएगा 28 हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। क्या, कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 है। ठीक। प्राकृतिक तत्वों की संख्या, मतलब प्रकृति द्वारा देन तत्वों की संख्या कितनी है, तो 98 है।
कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है? तो 20 है। धातु की संख्या कितनी है? तो 90। अधातु की संख्या कितनी है? तो 21। उपधातु की संख्या कितनी है? तो 7। याद रखिएगा ये 7 पॉइंट्स, ये सातों पॉइंट्स याद रख लीजिएगा बढ़िया से आप लोग, 6 पॉइंट्स। उसके बाद बात करते हैं आगे अगला पॉइंट्स पे। प्रथम कृत्रिम तत्व कौन? पोलोनियम। एकमात्र द्रव धातु तो पारा। एकमात्र अगर द्रव अधातु बोला जाता तो ब्रोमीन हो जाता। उसके बाद सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस तो हीलियम, सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम, हाईएस्ट डेंसिटी होता है इसका, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद सबसे कठोर तत्व तो प्लेटिनम, मुलायम तत्व सोडियम, हल्की धातु तो लिथियम, विषैली तत्व तो प्लूटोनियम। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे 4 पॉइंट्स हैं और सबसे भारी गैस तो ऑर्गेन्सन। ऑर्गेन्सन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व तो ऑक्सीजन, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, याद रखिएगा। पृथ्वी की परत पर, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा वाला होगा? ऑक्सीजन होगा। उसके बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तो क्या याद रखिएगा? एल्यूमिनियम याद रखिएगा। ये हमारा मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्लास यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में, इस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के दोष क्या हैं? आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी को दूर किया गया आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा। क्या दूर किया गया? समस्थानिकों की उपस्थिति स्पष्ट की गई। उसके बाद कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वो निकेल परमाणु संख्या 28 से पहले रखा गया। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच कोई तत्व नहीं आएगा। याद रखिएगा, परमाणु संख्या को जड़ द्वारा निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या गुणों के केंद्र में, परमाणु संख्या अणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु, कोई भी परमाणु है, मान लेते हैं ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या दोनों समान होती है, याद रखिएगा। उसके बाद इसके बराबर होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिसे समूह कहा जाता है? तो 18 होते हैं, याद रखिएगा। वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। और आवर्त कितनी होती हैं? तो आवर्त 7 होते हैं, याद रखिएगा। आवर्त की संख्या कितना? तो 7 आवर्त, और समूह या वर्ग कितना? तो 18, याद रखिएगा। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों को कोषों को की संख्या समान होती है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की कोषों की संख्या क्या होती है? समान होती है। कोष मतलब सेल। ये परमाणु के ये सेल हैं, ये नाभिक हैं, ये न्यूक्लियस हैं। इसमें एक आवर्त में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं सबकी परमाणु सभी सेलों की संख्या क्या होती है? समान होती है। उसके बाद उदाहरण के लिए लिथियम में 2, बेरिलियम में भी 2, इसमें भी 2, कार्बन में भी 2, नाइट्रोजन में भी 2, ये सभी एक ही आवर्त के तत्व हैं और सबके में सेलों की संख्या क्या होती है? समान होती है। कक्षा की संख्या समान होती है, कोषों की संख्या समान होती है। एक समूह के सभी तत्वों संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे हाइड्रोजन एक समूह, ऊपर से नीचे तक आएंगे, अगर ऊपर से अगर नीचे तक आते हैं तो इसमें सभी के अंतिम सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक तत्व के कोषों में, प्रत्येक तत्व के वर्गों में ऊपर से नीचे आने पर सभी तत्वों के पर अंतिम सेल में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या समान है, एक होती है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कोषों में भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा दिया जाता है या निरूपित किया जाता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² द्वारा बताया जा सकता है। अगर n का मान 1 तो प्रथम सेल उसमें अधिकतम संख्या कितना होगा? n का मान जहाँ 0 से 1 से स्टार्ट होती है कितना होगा? प्रथम सेल। n का मान 2 तो द्वितीय सेल यहाँ पर बताया गया है। प्रथम सेल के लिए n का मान 1 रखा गया है, इसमें अधिकतम तत्व कितने आ सकते हैं? तो 2 आ सकते हैं। n का मान अगर 2 रख दिया गया तो ये सेकंड कोष हो जाएगा, द्वितीय तत्व हो जाएगा, द्वितीय सेल हो जाएगा। इसमें अधिकतम तत्वों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है।
आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है? संयोजकता। परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसके अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वो क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। याद रखिएगा। तीसरा, आवर्त के तत्व सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। संयोजकता क्या होता है? 1 2 3 4 होती है, 5 उसके बाद 4 से घट करके 3 हो जाती है, 2 हो जाती है, 1 हो जाती है, 0 हो जाती है। याद रखिएगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संयोजकता 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर फिर 0 हो जाती है, क्रम अनुसार घटती है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोष की दूरी ही परमाणु साइज कहलाती है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोषों की दूरी ही परमाणु का साइज कहलाता है। याद रखिएगा। आवर्त में मान लेते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट्स के पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। सोडियम में कितने आवर्त हैं? तो 3 आवर्त हैं। पहला आवर्त 3 सेल हैं। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 8 2 10, और एक यहाँ से केंद्र से न्यूक्लियस से यहाँ तक की दूरी, जितना परमाणु ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, उसकी साइज उतना घटेगा। यहाँ से यहाँ तक 3 है, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या छोटा होगा। किसी का अगर ये बड़ा होगा, अगर किसी का ये नाभिक है और उसमें 4-5 सेल हैं, तो इसकी साइज क्या होगी? कम होगी। याद रखिएगा। जितना सेल उतना साइज कम। उसके बाद आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज त्रिज्या घटती है, क्योंकि इस नाभिक के आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। उसके बाद थर्ड आवर्त में बात किया गया है। थर्ड आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 186 होते हैं। इसकी परमाणु की त्रिज्या 160, 143, 118, फास्फोरस का 110, सल्फर का 104, क्लोरीन का 99 होता है। मतलब बाएं से दाएं जाने पर घटता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, इसलिए जिससे नाभिक और बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती जाती है। याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उपसमूह में या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। हम ऊपर में भी बात कर चुके हैं, पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं हमेशा, और धन आयन या धनात्मक आयन बनाते हैं। अधातुएं विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं, जबकि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाती हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। याद रखिएगा, इसका जस्ट उल्टा अधातु होता है। समूह में ऊपर से नीचे पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। आगे बात करते हैं अधात्विक गुणधर्म। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ये बात हम पहले बात कर चुके हैं। जैसे क्लोरीन के अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 8 7। ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, इसलिए क्लोरीन पर माइनस चार्ज हो जाएगा। इसलिए माइनस चार्ज हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मकता। ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं। अधातुएं आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे
आने पर आधात्विक गुण कम होता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातु पाई जाती हैं। ये कुछ गुण धातुओं तथा कुछ गुण अधातुओं को दर्शाते हैं। आगे बात करते हैं धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इससे पहले भी हम इस पॉइंट पे बात कर चुके हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टेबल पे बात कर लिया जाए। इसके गुण, परमाणु का साइज आवर्त में और कारण समूह में बढ़ता है, इसका कारण यहाँ लिखा हुआ है। इससे पहले ऊपर में बात कर चुके हैं। जैसे परमाणु की त्रिज्या आवर्त में कम होता है, या इसका कारण यह है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य दूरी बढ़ता है, समूह में बढ़ता है। नए कोषों से जुड़ने के कारण बाहरी कोष तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसके लिए परमाणु का साइज समूह में बढ़ता है और आवर्त में घटता है। धात्विक गुण जो होते हैं आवर्त में कम होता जाता है, जबकि ग्रुप में वर्ग में बढ़ता जाता है। अधात्विक गुण बढ़ता है आवर्त में, जबकि वर्ग में क्या होते हैं, समूह में क्या होते हैं, कम होते जाते हैं ऊपर से नीचे आने पर। ये था हमारा शॉर्ट नोट्स क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 आवर्त सारणी का, चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का। उसके बाद इसके मॉक टेस्ट पे बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग देखें और मैट्रिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और याद रखें। क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए याद रखिएगा, अपने कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, चलते मॉक टेस्ट का। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। इससे पहले हम बात किए आवर्त सारणी इस तरह का था मेरा, इस तरह का था, तो इसको क्या कहते हैं, वर्ग बोले थे हम, या इसको क्या बोले थे हम लोग, ग्रुप्स बोले थे, इसको समूह बोले थे। तो इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं। ये क्षारीय धातु होते हैं या अल्कली मेटल्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, अल्कली मेटल्स का फिगर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, ये प्रथम आवर्त है ये वाला, इस पहले वाले को अल्कली मेटल कहते हैं, ये दूसरे वाले को क्षारीय मृदा धातु या अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। ये तो नहीं है शून्य समूह का तत्व, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हीलियम है। शून्य समूह का तत्व है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन हैं। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, CH4 होता है। इसका स्ट्रक्चर पे बात किया जाए तो 4 गो हाइड्रोजन 4 तरफ होते हैं और एक बीच में कार्बन होता है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन, 1 2 3 4, तो कितने होंगे, 4 होंगे, याद रखिएगा। उसके बाद नंबर 5वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु संख्या होता है इसके वर्गीकरण का आधार। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात। अमोनिया का पहले सूत्र लिख लेते हैं, NH3 होता है इसका सूत्र, NH3। तो एक नाइट्रोजन और कैगो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूछा, इसीलिए 1:3 होगा। अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन पूछता तो 3:1 होता, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1:3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है 6 नंबर का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, 26 होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो याद रखिएगा 18 वर्ग होते हैं। आवर्त कितने होते हैं, तो
तो आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 आवर्त होते हैं। आवर्त की संख्या कितनी? तो 7, वर्ग की संख्या कितनी? वर्ग की संख्या 18 होती हैं। अगर बोल दिया जाए मेंडलीव के अनुसार कितना, तो वर्ग, तो याद रखिएगा 9, ये आवर्त कितना? तो 7। वो आवर्त सेम होने वाले हैं, जबकि वर्ग की संख्या थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन का सूत्र होता है 3, O3। तो इसमें कितने अणु हैं, परमाणु हैं? तो 3 परमाणु हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी में कितने आवर्त या क्षैतिज पंक्तियां हैं? तो अभी बात की हम लोग, कितने आवर्त? 7 आवर्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम क्या है? एक अक्रिय तत्व है, किसी के साथ मिलते नहीं हैं ये। उसके बाद नंबर क्वेश्चन 12, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। यही क्वेश्चन बार बार, यही सब क्वेश्चन आता है मैट्रिक एग्जाम में, ज़्यादा कुछ भाष्ट नहीं पूछते हैं। तिर्यक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो तिर्यक का नियम किसने दिया था? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन होने वाला है डॉबरेनर ने तिर्यक दिया था। डॉबरेनर का तिर्यक दिया था, न्यूलन ने अष्टक दिया था। याद रखिएगा, न्यूलन ने क्या दिया था? अष्टक दिया था। न्यूलन ने अष्टक दिया, डॉबरेनर ने क्या दिया? तिर्यक दिया था। उसके बाद मेंडलीव ने क्या दिया था? आवर्त सारणी दिया था। और मोजले ने क्या दिया? आधुनिक आवर्त सारणी। मिलजुल करके ये लोग आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। अष्टक का नियम निम्न में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखिएगा, अष्टक का नियम क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉबरेनर होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीव के अनुसार तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। मेंडलीव 16 नंबर क्वेश्चन, मेंडलीव ने तत्वों को किस बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया? मेंडलीव तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के दिए विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है? नीचे की ओर बढ़ती है। याद रखिएगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर घटती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? बी होने वाला, बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ती है, क्योंकि दाहिने तरफ क्या है? अधातु हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला, क्योंकि ऊपर में सबसे फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इधर घटेगा, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, ये नाइट्रोजन क्षारीय तो खैर नहीं होगा, सल्फर तो अम्लीय होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एल्यूमिनियम और सोडियम, इसमें सबसे ऊपर में कौन है? सोडियम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, क्षार धातु कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, वर्ग 2 का। वर्ग 2 का, समूह 2 का, ग्रुप्स 2 का सदस्य है कौन? मैग्नीशियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, तत्व के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का, क्योंकि दोनों अधातु हैं इसलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित तत्वों में किसकी संभावना है कि आधात्विक विलक्षण
को प्रदर्शित करता है। अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एक अधातु है। अधात्विक लक्षण को प्रदर्शित करेगा क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 25 आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? दीर्घ रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, मोजले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे ज़्यादा किरदार किसने निभाया था? तो मोजले ने निभाया था। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? सबसे अधिक आधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है तो 26 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा क्लोरीन, सबसे अधिक क्लोरीन करेगा। उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर। उसके बाद बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, मोजले ने कहा था। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होते हैं? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं? नहीं, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? तो घटता है, याद रखिएगा। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 वुल्फगांग डॉबराइनर किस देश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है जो कि सिलेबस से बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला। जर्मनी के मोजले कहाँ का था? डॉबराइनर कहाँ का था? तो जर्मनी का था, जर्मन वैज्ञानिक था। मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी साइंस में भी पूछा जाता है क्योंकि बहुत बड़े केमिस्ट्रियन थे ये सब, तो पूछ लिया जाता है। तो एक याद रखिएगा 1834 याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो याद रखिएगा 8 होते हैं, 8वां स्वर अष्टक नियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला। 63 तत्व ही ज्ञात था उस समय, उसने आवर्त सारणी बनाया था, तो जो तत्व ज्ञात नहीं था उसके लिए जगह छोड़ दिया था उसने। उसको आशंका थी कि और भी कोई साइंटिस्ट आएगा और हमारा आधुनिक ये आवर्त सारणी को एक अलग कर देगा वो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 34 आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो याद रखिएगा परमाणु की त्रिज्या पता चलता है, परमाणु का साइज से परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 35 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होते हैं 1 पिकोमीटर बराबर, याद रखिएगा। ये भी VBI होने वाला है, याद रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित या किस पर निर्धारित की जाती है? तो उसके इलेक्ट्रॉन या उसके अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्धारित होती है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्धारित होती है। उसकी संयोजकता किस पर? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्धारित होती है। तो ये था हमारा क्लास 10 केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स, चैप्टर 12 के शॉर्ट नोट्स विथ मॉक टेस्ट के साथ था। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने कराया इसको याद रखें, जितने नोट्स हमने बताया वो सबको याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जितना क्वेश्चन बताए, और ये जो हमने अभी आपके सामने एक आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छा से याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे होंगे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।